नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज कंज्यूमर अड्डा में हम अगले आधे घंटे तक बात करेंगे आपकी सेहत की। जी हां, सर्दियों ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बच्चे, बूढ़े और जवान सब अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। कैसे, किन बातों का ध्यान जरूरी है और ठंड के मौसम में किस तरह से सभी लोग खुद को विंटर रेडी बना सकते हैं, आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी है। हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑटिमस हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी डिजीज के हेड डॉक्टर अरुण चौधरी कोटारू और साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का कंज्यूमर अड्डा में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के पास जाना चाहेंगे। सर, आपसे जाने तो विंटर्स शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि भैया इस बार ठंड सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो ऐसे में कौन सी वो बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं सर्दी के मौसम में? विंटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी डिसीजेस से, जैसे आस्थमा है, सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है। इन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बिकॉज जैसा सर्दी आता है हमारा हवा में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को जिसको ऑलरेडी ऑक्सीजन का जरूरत है वो जरूरत और बढ़ जाता है। सारी रेस्पिरेटरी डिसीजेस बढ़ जाता है। खास तौर पर कार्डियक डिसीजेस भी बढ़ जाता है बिकॉज सर्दी में घूमना कम हो जाता है, एम्बुलेशन कम हो जाता है। जिसलिए हार्ट अटैक्स भी ज्यादा दिखते हैं और साथ साथ में स्ट्रोक्स भी ज्यादा दिखते हैं बिकॉज एक ठंड में क्या होता है, हमारा जो वेसल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो सेलुलर ऑक्सीडेशन जो बोलते हैं वो बढ़ जाता है, जिस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिस वजह से क्लॉट बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। आमतौर पर लंग्स, हार्ट और ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखते हैं हम विंटर में। ऑल राइट सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि विंटर्स में तमाम जो बीमारियां हैं इनका खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हम देख रहे हैं देश में ज्यादातर हिस्सों में पॉल्यूशन भी सीवियर लेवल पर बना हुआ है, तो ऐसे में और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है विंटर्स का सामना करना। यस, एक्चुअली इश्यू ये होता है काफी बार पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रहा है या विंटर सर्दी की वजह से बढ़ रहा है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज दोनों सिम्टम्स काफी ओवरलैप होता है, जिस वजह से जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है वो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल राइट, तो अब हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि सर्दियों में किस तरह से खुद को बचा कर रखें, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज डोंट, आज इसकी पूरी लिस्ट हम तैयार करेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो आपसे डॉक्टर स्वाति मैं जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे हम अस्थमा की बात करें, साइनस हो या फिर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, ऐसे में वो किस तरह से प्रिकॉशनरी अपना ध्यान रखे? देखिए, बिल्कुल ये खास एक ऐसा वर्ग है जिसकी आपने अभी बात करी है, जिसको ज्यादा सर्दियों में अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है। और इसी में मैं ऐड करूंगी ऐसे लोगों को जिनको पहले से हार्ट की कोई समस्याएं हैं, जिनके इम्यूनिटी लेवल बहुत कम रहता है, पहले से लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, इलाज चल रहा है। ये लोग भी ऐसे हैं जिनको खास तौर से इस वक्त पे ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो हमारी जो खून की धमनियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और ऐसे में हमारा खून जो है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर अगर आप देखें तो सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक, स्ट्रोक पड़ना, अस्थमा के अटैक्स होना, ये सब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए खास तौर से एक तो देखिए, पहले से जिन लोगों को बीमारियां हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो अपनी दवाइयां जो है वो समय पर ले रहे हैं या नहीं। अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो उनको अपने इनहेलर्स वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस वक्त पर आपको कौन सा इनहेलर लेना है, कैसे दवाइयां लेनी है। वहीं हार्ट के जो पेशेंट्स हैं और ब्लड प्रेशर के खास तौर से, उन्हें भी इस वक्त अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई बार हमें दवाइयां जो हैं वो बदलने की जरूरत
ज़रूरत पड़ती है, उनकी डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके जानने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ इस वक़्त आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप बहुत ठंड में बाहर नहीं निकलें। ख़ास तौर से देखिए लोग जो है वो सुबह के समय पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। खा जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी ज़्यादातर सुबह के समय पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन अभी आपको जो सुबह का समय है, वो ज़्यादा परेशान करता है, उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक होने की संभावनाएँ रहती है क्योंकि उस वक़्त एक तो सडन टेम्परेचर चेंज होता है। आप गर्म बिस्तर से निकल कर के बाहर जो है एकदम ठंड में आ जाते हैं, चाहे आपने बेशक जैकेट पहनी हो, कपड़े पहने हो, फिर भी एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये वो वक़्त होता है जब बॉडी से हार्मोन्स ऐसे निकल रहे होते हैं जो कि वैसे भी थोड़ा-सा खून को उस वक़्त हमारी धमनियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप और ठंड के आपको अगर थोड़ी ठंड ज़्यादा लग जाए ऐसे में तो हार्ट अटैक की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए मॉर्निंग वॉक्स इस वक़्त थोड़ा अवॉइड करें, वैसे भी अभी पॉल्यूशन है तो वो वैसे भी अच्छा वक़्त नहीं है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आपको जो भी एक्सरसाइज़ या वॉक्स वग़ैरह आप करते हैं वो ज़्यादातर 10-11 बजे के बाद जब धूप थोड़ी आ जाती है, वो समय अपने लिए चूज़ करें। तीसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए सर्दियाँ सबसे अच्छा मौसम है अपनी इम्यूनिटी बनाने का क्योंकि ये वो वक़्त है जब तरह-तरह के रंग-बिरंगे खाने-पीने की चीज़ें सब आ रही हैं। तरह-तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इस वक़्त को जो है यूटिलाइज़ करें, अपने न्यूट्रिशन को बेहतर करें और ये पूरे परिवार पे लागू होता है क्योंकि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक अगर आप इस वक़्त मौसम के जो फल सब्जियाँ हैं उनका सेवन करेंगे तो पूरे साल आप जो है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप जो जल्दी-जल्दी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो इस चीज़ का खास तौर तो से स्वाति ध्यान रखें आपने और ये मत न्यूट्रिशन की भूलें बात की यहाँ पर जी, आप न्यूट्रिशन की बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज भी पैनल में मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, खासतौर पर विंटर्स में। तो इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन का आप रिलेशन बताएं, कितना ज़रूरी है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना सर्दियों में? दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कहूंगा कि अक्सर लोग ना न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा खाने के साथ जोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा खाने के साथ इन द सेंस कि लाइक उदाहरण के लिए सर्दियों में गाजर का हलवा है या गरम कढ़ाई वाला दूध है। ठीक है, हर चीज खानी चाहिए पर उसे एक प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर जो हम लोग पिन्नी या फिर ड्राई फ्रूट से बनी चीजें लेंगे तो न्यूट्रिशन की जगह कहीं ना कहीं जो है फैट दे देगी। तो अब जब बात आती है इम्यूनिटी को मेंटेन कर, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर जो मैं समझता हूँ, जैसे आजकल अभी आप ये देखो एयर पोल्यूशन की भी बात चल रही है, फेफड़ों की बात चल रही है, हमारे साथ डॉक्टर साहब है आदरणीय। तो आप ये देखिए कि जब बात इम्यूनिटी को बढ़ाने की आती है उसमें हल्दी वाला दूध सबसे ज्यादा असरदार होता है। आप रात को एक गिलास गर्म दूध हल्दी वाला ले सकते हैं। अगर जो मोटापे का ध्यान रखना चाहते हैं, वजन को लेकर आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस है, तो आप विदाउट शुगर या शुगर फ्री ऐड करके ले सकते हैं। सुबह खाली पेट उठकर आप एक गिलास गर्म पानी उसमें हल्की हल्दी डाल के ले सकते हैं। अगर जो आप हल्दी नहीं ले सकते स्वाद की वजह से, तो आप नींबू और हल्का नमक डाल के भी ले सकते हैं। आप चाय ले सकते हैं, काली चाय या ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, जिंजर ऐड करके ले सकते हैं। जिंजर जो है वो फेफड़ों की सूजन उतारने के लिए सबसे ज्यादा असरदार आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है, तो आप जिंजर टी ले सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जब आप इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करें तो अक्सर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि डाइट्स अच्छी लो, ड्राई फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लो। तो इन चीजों का खास ध्यान रखें कि मोटापे का भी ध्यान रखना है, वजन को भी नियंत्रित रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर्दी है, एक्टिविटी कम हो रही है और उल्टा हम लोग जो है, क्योंकि रात लंबी है, रात को हम लोग जो है और ज्यादा खाने पीने लग गए हैं कि बैठे हैं खाली तो बहुत सारी मूंगफली खा रहे हैं, हल्की फुल्की मूंगफली, 5-10 दाने मूंगफली के लो। ऐसा ना हो कि आप 250 ग्राम मूंगफली खा गए हो, 300 ग्राम मूंगफली खा गए हो। तो कहीं भी हेल्थ को अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं होता कि बहुत अत्यधिक खाना, लिमिटेड मात्रा में खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाओ। अगर जो आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो खाना कम कर दो। खास तौर पे रात को ठंडी चीजों का सेवन मत करो, जैसे दही, लस्सी, छाछ, मट्ठा, ऐसी चीजों का सेवन, अगर जो धूप नहीं है तो उनका सेवन मत करो, क्योंकि उससे शरीर पे सूजन बढ़ती है और खाना पचाने में शरीर को ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि अच्छे के चक्कर में या फिर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अक्सर घरों में ये रहता है कि भैया दूध पीजिए
और साथ ही साथ ज़्यादा घी वाली जो पंजीरी या फिर लड्डू बनते हैं उसके चक्कर में कहीं ना कहीं मोटापे का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक बैलेंस डाइट के साथ आप पूरे विंटर सीजन को बिताएं। अब डॉक्टर अरुण चौधरी जी के पास जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी सर्दियों की शुरुआत होती है, क्योंकि दो है, एक तो सर्दी है, दूसरा पॉल्यूशन जिस पर हम बातचीत कर ही रहे हैं, जो सबसे वल्नरेबल कैटेगरीज मानी जाती हैं वो बच्चे माने जाते हैं और बुजुर्ग माने जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर एक घर में जैसे ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है, खासतौर पर बच्चों में नज़ला, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, ये समस्याएं आम हो जाती हैं। तो किस तरह से बच्चे और साथ ही साथ बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है? ये दोनों ग्रुप अलोंग विद प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो सबसे ज्यादा कम इम्यूनिटी ग्रुप माना जाता है। सो इन ग्रुप को एक्चुअली घर में एक सदस्य को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, बाकी सब लोग को तुरंत हो जाता है। सो अगर आपको घर में 4 मेंबर से 5 मेंबर से या एक मेंबर अगर बीमार है, उनको तुरंत अलग से रहना शुरू करना चाहिए। बिकॉज सर्दी में क्या होता है, हम क्लोज ग्रुप मीटिंग में रहता है, बिकॉज ज्यादातर बाहर घूमता नहीं है, तो 4-5 लोग एक ही रूम में इकट्ठे हो जाते हैं और बातचीत होने लग जाता है। तो एक बंदा बीमार होता है तो अपना बीमारी वो कम्युनिकेट कर जाता है। स्पेशली वायरल इन्फेक्शन से सब कुछ बहुत आसान से फैल जाता है। सो एक मेंबर अगर कोई बीमार है, उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको तुरंत आइसोलेट करना और उनका सिम्टम्स के हिसाब से इलाज शुरू करना और सपोर्टिव थेरेपी देना बहुत जरूरी है। और बच्चों को बेशक जैसा न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दूसरी बात है कि हाइड्रेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट कुछ बच्चे होते हैं आजकल पहले से पैदाइश से एलर्जिक है, बिकॉज मदर फादर पोल्यूशन की वजह से उनको एलर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में हम देखता है। इन बच्चों को मास्क पहनना, पोल्यूशन से अवॉइड करना और जितना हो सकता है उतना इंडोर एक्टिविटीज एंकरेज करना, आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम करना, ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। बाकी बुजुर्ग लोग के लिए जिसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, उनका इलाज करना चाहिए और जैसा सर्दी होने के पहले उनको वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए, सो दैट बार बार फ्लू या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। एंड इनका मेडिकेशन का स्टॉक जरूर रखना है और विंटर होने के पहले अपना डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना जो ट्रीटमेंट है वो एक बार ऑप्टिमाइज कर लीजिए। जरूरत के हिसाब से बढ़ाना है या जो जरूरत नहीं वो घटाना है, और मेडिकेशन का स्टॉक रख के इनको आगे बढ़ना चाहिए। ऑल राइट, डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की बात कर रहे हैं हम और साथ ही साथ बुजुर्गों पर भी हमारा फोकस है। बच्चों की बात करें तो जैसे ही उन्हें कोई खांसी, जुकाम या फिर चेस्ट कंजेशन होता है तो पेरेंट्स अक्सर अपने घर में मौजूद एंटीबायोटिक्स उनको दे देते हैं। तो इस तरह की नौबत ना आए और साथ ही साथ बिना डॉक्टर की सलाह से भी ज़्यादातर घरों में इस वक्त बच्चों को जो पहले दी जा रही है दवा वही दे दी जाती है, तो इसमें किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जिसको हम हमेशा डिस्करेज करते हैं और ये बोलते हैं कि कभी भी जो है पेरेंट्स को अपने आप से दवाइयाँ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात है कि देखिए, ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस बच्चों को होते हैं वो वायरल होते हैं। उसमें वैसे भी हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 3-4 दिन के अंदर बच्चे बेहतर हो जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी अपने आप से नहीं दें जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो कि बच्चे को एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तब तक अपने आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं दें। दूसरी चीज़, बच्चों को अच्छे से गर्म कपड़े पहना के रखें और बड़े बुजुर्गों को भी, क्योंकि ये वक़्त ऐसा है जब आपको जल्दी ठंड लग जाती है या टेम्परेचर चेंज जब होता है, बच्चे स्कूल से आए, नीचे खेलने चले गए, या बच्चे जो है एकदम से देखिए सुबह सो के उठे और आप एकदम से ठंडे बाथरूम में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होता है, ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए एक तो बच्चे और बुजुर्गों को अच्छे से कपड़े पहनने की ज़रूरत है और दूसरा मुँह और हमारे जो पैर हैं, जो सर है, पैर हैं, इनको ढककर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 50% जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हीट निकलती है, वो यहीं से निकलती है। तो ठंड लगने का जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो यहाँ से रहते हैं। तो इसलिए मोज़े अच्छे से पहने, टोपी पहन सकते हैं, कोई मफलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अच्छा जो है प्रयोग करें। और दूसरा, हाइड्रेशन नहीं भूलें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गर्मियों में तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पानी ज़्यादा पीना है, पसीना आ रहा है या ये वक़्त ऐसा है, लेकिन सर्दियों में भी हमें पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। ये बात बिल्कुल नहीं भूलें कि उस टाइम भी हमारे शरीर को पानी की अच्छी ज़रूरत होती है, तो पीते रहें पानी। और वैक्सीनेशन की जैसे अभी बात हुई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिनको पहले से बीमारियाँ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या जिनके घरों में बीमार लोग रहते हैं, उनको ये फ्लू वैक्सीन्स खास तौर से लगवानी चाहिए। और वहीं न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स भी आती हैं, वो भी जो इस तरह के
जो खास तौर से ऐसा वर्ग है जिन्हें लंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करके ये वैक्सीन्स लगवा सकते हैं ताकि निमोनिया वगैरह नहीं हो। और खास तौर से क्योंकि देखिए सर्दी के मौसम में ही ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वहीं बच्चों के भी न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। इस वक़्त बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, वो बच्चों को अच्छे से सेवन अगर कराएँ तो बच्चे भी जल्दी-जल्दी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम बच्चों को नहीं होता है, इस बात का खास ध्यान रखें। बिल्कुल, एक बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है जो वैक्सीनेशन आपने बताई, वो भी एक बेहतर विकल्प रहता है हमेशा। और अब डॉक्टर प्रत्यक्ष आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों में अक्सर हम देखते हैं चाय कॉफ़ी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर जितनी हम चाय कॉफ़ी की इंटेक रखते हैं उससे ज़्यादा हम सर्दियों में रखते हैं कि ठंड बढ़ गई है, कुछ गर्म पीना है तो कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली। ऐसे में जो बात डॉक्टर स्वाति कर रही थी कि आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, क्या ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर जो आप चाय कॉफी ज्यादा स्पेशली कैफीन वाले जो पदार्थ हैं, जब आप वो ज्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो पानी हाइड्रेशन के लिए पानी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आप पानी ज्यादा पीजिए, बहुत अच्छा है। पर एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना जरूरी है कि पानी पीना, जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, इतने लीटर पूरे दिन का पानी पीजिए, पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी स्टडीज भी मौजूद है इस चीज के ऊपर कि जब प्यास हो, जितनी प्यास हो उतना पानी पीजिए। ऐसा ना हो कि आप साइकोलॉजिकली आप सोच लें कि आपको 13 गिलास पूरे दिन के पीने हैं, 12 गिलास पूरे दिन के पीने हैं, क्योंकि अगर जब बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे और बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा कि वही पानी जो है आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग का खतरा बना रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा जबरदस्ती पानी पीने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई है। तो पानी उतना पीजिए जितना सेहत के लिए जरूरी है। एक चीज को यहाँ पे ना आप समझने की कोशिश करिए, और मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जब बात आती है सेहत का ध्यान रखने की, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ओवर कॉन्शियस होने की वजह से हमें क्या लगता है कि यार अनार का रस भी सेहत के लिए अच्छा है, मैं तो वो भी पीऊंगा। काजू बादाम सेहत के लिए अच्छे है, मैं तो वो भी खाऊंगा। मीठा मेरी दादी नानी कहती है, मैं तो वो भी खाऊंगा। तो यहाँ ये चीज जरूरी है कि डे बाय डे एक चार्ट बना लीजिए कि अगर जो आज जूस पी रहे हैं तो खाना कहीं पे कम करिए, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो रोटी कहीं पे कम करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज आप आंवला ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आज ही आप आंवला भी ले, आज ही आप नींबू भी ले लें और आपको लगे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी अच्छा है, तो गला खराब है और उल्टा आपने जो है नींबू लेके खराब कर लिया। तो थोड़ा सा ना कुछ भी करने से पहले एक बार सावधानी से सोचिए कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके लिए एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके हिसाब से आप आगे मूव ऑन करिए। जरूरी नहीं है कि कंसल्टेशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़े। हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया सुझाव डॉक्टर प्रत्यक्ष आपकी तरफ से दिया गया है कि एक पूरा आप हफ्ते का चार्ट बना सकते हैं, अपना डाइट चार्ट, और अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के आप उसका इंटेक कर सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्दी और आपकी सेहत की, और हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। चर्चा को जारी करेंगे। डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दी के दस्तक देते ही एक ट्रेंड हम ज्यादातर घरों में देखते हैं, चाहे वे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर जवान हो। सर्दी लगी, नाक बंद हुआ तो हम स्टीम की तरफ जाते हैं, इनहेल करते हैं, स्टीम लेते हैं। तो क्या ज्यादा स्टीम लेना या फिर एक बैलेंस तरीके से देखना, क्या ज्यादा स्टीम लेने के भी कोई खतरे हो सकते हैं, या सही तरीका क्या है स्टीम लेने का, इसके बारे में बताएं। देखिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ के नुकसान देती है और इसलिए डेफ़िनेटली कोई ज़्यादा स्टीम लेने से नाक जो है खुल जाएगी या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बैलेंस्ड वे में स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि देखिए जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हीटर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ब्लोअर्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप हीटर एक तो सारे टाइम यूज़ नहीं करें। बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि लोग सारी रात हीटर्स चला रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सर दर्द होना, अस्थमा और ज़्यादा बिगड़ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है। एक तो कोई ना कोई खिड़की या कुछ चीज़ ऐसी खुली रखनी चाहिए जिससे थोड़ा-सा सर्कुलेशन जो है रूम में बना रहे। थोड़ी देर के लिए हीटर चलाइए, सारी रात के लिए हीटर नहीं चलाइए। अगर आप ऑयल हीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो और बेटर है। रूम में कोई ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कीजिए या एक बर्तन में पानी भर के रख दीजिए जिससे रूम का मॉइस्चर खत्म नहीं हो।
खासतौर से जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको और भी ज़्यादा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चों की नाक बंद होती है और माँ-बाप सोचते हैं कि शायद बच्चा बीमार है या इसको जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से नाक बंद हो रही है। कई बार गलत तरीके से हीटर्स या इनका प्रयोग करने की वजह से भी ये दिक्कतें सामने आती हैं, क्योंकि बहुत नोज़ में क्रस्टिंग शुरू हो जाती है इसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, और स्टीमिंग वगैरह जब आप करें, खास तौर से छोटे बच्चे की करें, तो आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जलने का भी डर रहता है। तो इसका ध्यान रखें, और 1 या 2 बार से सारे दिन में, उससे ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो ये नहीं सोचिए कि हर 1 घंटे पे स्टीम जिस तरह देंगे से आपने या हीटर के इस्तेमाल की बात यहाँ पर करी डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर अरुण चौधरी से हम जानेंगे सर, ज्यादा हीटर का इस्तेमाल करने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना कॉम्प्रोमाइज होता है? सी हीटर में 2 वेरिएंट है जी, जो ब्लोअर है और एक ऑयल हीटर है। ऑयल हीटर से क्या आपका ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम नहीं होता यूजुअली, बट हीटर जब यूज करते हो रूम क्लोज हो जाता है, सो आप जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं वही रीब्रीथ इन कर रहे हैं। सो एक तरह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हो वही वापस अंदर जा रहा है। बट ब्लोअर जब आप यूज करते हो वो क्या करते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन है वो यूज करके वो जलता है। सो उस रूम में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। अगर आप ऑयल हीटर यूज कर रहे हो वो भी नुकसान है, बट एक लेवल तक आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैम ने बताया आपको, एक एक विंडो या कोई भी एक वेंट ऐसा छोड़ना चाहिए जिससे आपको एयर साइकिल हो सकता है और बार बार आपका जो रूम के अंदर जो एयर है वो चेंज हो सके। ऑल राइट, तो डॉक्टर प्रत्यक्ष आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे, बैलेंस डाइट की हमने बात कर ली, न्यूट्रिशन की हमने बात कर ली, मार्केट में कई तरह के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, क्या खुद को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशियस पूरा लेने के लिए इन सप्लीमेंट्स को लेना ज़रूरी है, या फिर हमारी डाइट में ही वो सब चीज़ें मौजूद हैं? बिल्कुल दीपाली जी, मैं इस पे एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। आप ये देखिए कि सन 1900 के समय में, सन 2000 के समय में एक ऐड आया करती थी, रोज खाएं अंडे, संडे हो या मंडे। उसका कारण था कि हमारे जो लोग थे, हमारा जो देश था, कहीं ना कहीं कमजोर था, माल न्यूट्रिशन की कमी थी, पोलियो वगैरह की समस्याएं थी। सरकार इस चीज पे ध्यान देती थी कि लोगों के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए क्या किया जाए, जिसकी वजह से बड़े सारे हेल्थ ड्रिंक्स तक मार्केट में चलते थे। अगर जो हम आज 2025 की बात करें तो आप ये देखिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को जोर देके कहते हैं कि अपने वजन का नियंत्रण करें, मोटापे से बचे। आने वाला भविष्य ऐसा ना हो कि मोटापे की वजह से ही देश पीछे खिंचता चला जाए। और ऐसी जो एड्स थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इस टाइप की जो एड्स थी वो अब बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आके एक बात को समझना जरूरी है कि जब तक शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक कोई सप्लीमेंट मत ले। सप्लीमेंट की जरूरत अगर जो कोई डॉक्टर को लगती है तो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। ऐसा नहीं आप खामा खा में बड़े बड़े डब्बे आप प्रोटीन के लेकर जबरदस्ती शुरू कर दिया कि आसपास किसी ने कहा कि प्रोटीन अच्छा है। पहले देखिए कि प्रोटीन वास्तव में आपके लिए जरूरी भी है या नहीं है। वजन घटाने के लिए भी कहीं ऐसा नहीं है कि ओवर प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है। प्रोटीन हमें रूटीन में बहुत सारी चीजों से मिल जाते हैं, सप्लीमेंट्स हमें रूटीन में बहुत सारी चीजों से। मैं एक उदाहरण आपको एक और देता हूँ। 100 ग्राम आटे के अंदर लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है, जो लोगों को वास्तव में पता ही नहीं। लोगों को लगता है कि दाल सब्जी के अंदर, दालों के अंदर, राजमा छोले के अंदर ही ज्यादा प्रोटीन है। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें जो है ना, हमें पीछे खींच रही है और लोगों में बीमारियां बढ़ाती जा रही है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को जो है ना डेफिशिएट करती जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि सही कहा यहाँ पर सर। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो जनरल मेडिसिन हो या फिर सप्लीमेंट्स हो, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप कुछ भी कंज्यूम ना करें। सर फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आज आप तीनों हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों को विंटर रेडी आपने बनाया। तो अपने सभी दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे, ईट हेल्दी, स्टे फिट और एंजॉय विंटर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।